तो अभी हम जो है इनवाइट करते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी को। आप से पहला जो हम पहले मुखातिब होंगे, हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि जैसे हम हमेशा करते आए हैं और लोगों और भी सेशंस के दौरान, कि पहले हम चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस को अगर बोले कि 5 लाइंस में समराइज कर दें अपने एक्सपीरियंस को इस रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए, और क्यों ये आपको रोचक लगे कि आप माइक्रोबियल रिसर्च की फील्ड में आए। तो 5-5 लाइन अगर इन दोनों चीजों के बारे में आप हाँ, माना ये कठिन है, बट आप बताएं तो बच्चों को बहुत फायदा होगा और हमसे जुड़े लोगों को। सुनील, धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए। मैं आभारी हूँ और ये हमारे श्रोताओं को, हमारे बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, लाभप्रद होगा। मैं क्यों माइक्रोबायोलॉजी में आया, मैं क्यों सूक्ष्म जीव विज्ञान में आया। मैंने अपनी ये और अच्छी बात है कि मैं 20 साल से 1998 से इसमें काम कर रहा हूँ। अब तक मैंने अपनी फील्ड चेंज नहीं की है। तो मेरी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में है, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में है, पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में है, और जो करंट रिसर्च है वो भी माइक्रोबायोलॉजी में है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। और एक अगर आप पाएंगे कि आप क्यों सूक्ष्म जीव विज्ञान में आना चाह रहे हैं, या सूक्ष्म जीव विज्ञान कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे लाभप्रद है पूरे उसके लिए, तो मैं गीता पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक श्लोक मिला जो मुझे लगा कि ये 100% उसकी महिमा को वर्णन करता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधिम। अपना आयुर्वेद कहता था कि जो सारी बीमारियां हैं वो ह्यूमन गट से, मानव के आंत से, मानव के पेट से जुड़ी हुई हैं। अगर आप रिसेंट सिनेरियो में, आज के परिवेश में देखेंगे तो सारी दुनिया, सारा संसार ह्यूमन गट माइक्रोबायोम या मनुष्य के आंत के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उन पे पूरा संसार लगा हुआ। उसकी रिसर्च काफी हॉट केक की तरह इस समय। तो गीता में पहले लिख दिया गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानरो दावाग्निल की तरह, प्राण अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणियों के देह में निवास करता हूँ, प्राणापान समायुक्त। आप ह्यूमन गट में जाएंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ध्यान करेंगे तो उसमें पाएंगे कि बहुत सारे गैसेस बनते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हर आदमी के पेट के अंदर एवरी टाइम, हर समय 1.5 किलो से लेके 1 किलो तक बैक्टीरियल बायोमास होता है, जो सारी आदमी की फिजियोलॉजी, उसका रोग, उसकी चिंतन, उसके और सारी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इन सूक्ष्म जीवों से जुड़ा हुआ हूं। ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कहीं कहीं अगर आप पढ़ेंगे तो होल इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसे आप कहते हैं कि पूरे अर्थ का जो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग है या साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल है, जिसे आप वो कहते हैं चक्र, मतलब एलिमेंट के चक्र, सारे बैक्टीरिया द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। किसी ने कहा कि अगर सारे जानवरों और सारे प्राणियों को या पौधों को अगर पृथ्वी से निकाल दें, सबको वाइप कर दें, खत्म कर दें, तब भी पृथ्वी के इकोसिस्टम में कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को वहां से खत्म कर दें तो पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग जानकारी है, धन्यवाद। जनरली बहुत लास्ट में पूछते हैं, बट चूंकि इन सब चीजों का जिक्र हुआ है तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो आपका एक इंस्टीट्यूट है जो पुणे में नेशनल सेल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर, उसको हिंदी में आप कहेंगे राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, और जो हमारा सेंटर है उसका एक सेंटर है, वो है राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव संपदा केंद्र। तो हमारे पास कम से कम इंडिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, भारत की जो बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, उसे कंजर्व कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उसमें आपके, जिसे हिंदी में आप जीवाणु कहेंगे, फंजाई जिसे कवक कहेंगे, कुछ फाइटोप्लाज्मा है। तो हमारे पास कम से कम 2 लाख के करीब बैक्टीरिया हैं जो हम लोग उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, और उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज पे कि उनका एग्रीकल्चर में, कृषि में क्या योगदान है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में क्या योगदान है, वेस्ट वाटर जो गंदा पानी है, कचरा निस्तारण में उसकी क्या अहम भूमिका है, कैसे वो बायोगैस पैदा करते हैं, रोगों में
मानव रोग में या जानवरों के रोग में वो कैसे पैथोजेंस की भूमिका निभाते हैं, और उनका ह्यूमन स्वास्थ्य से क्या संबंध है, तो उस पे रिलेटेड रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं पंकज। या ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जो दुनिया जिस तरह से हमको दिखती है, हम अपनी दुनिया बनाते हैं। हमारी दुनिया से इधर उनकी भी दुनिया है जो कि हमको नहीं दिखती है, और जिनके बारे में हम आज आपसे विस्तार में बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इतिहास जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि वो सारी चीजें जो कि हमको नहीं दिखती हैं, और हम उसको देखना शुरू करते हैं, उसको जानना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में अपने लिए और हमारे छात्रों के लिए जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे ये पहला चीजें बढ़ती अगर हैं, और आज पहला हम कहाँ पे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो शुरू हुआ था उसे आप कह सकते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, जो अपने दांत की स्क्रैपिंग्स है, वो जी। एक लेंस बनाने वाले थे, तो उन्होंने उस पे स्क्रैपिंग्स पे रख रख के देखा, और उन्हें कुछ टेढ़े मेढ़ी स्ट्रक्चर दिखाई दी, तो उन्होंने उसको कुछ एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे उस पे पब्लिकेशन दिए, बेसिक्स की वो कैसे दिखते हैं, क्या हो सकते हैं। इसके बाद जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जिसे आप कहते हैं, वो लुईस पास्चर को कहते हैं। और लुईस पास्चर को लग रहा था कि उनके देश का बियर और देश के बियर से कम क्यों है, तो उन्होंने बहुत सारा काम बियर और वाइन इंडस्ट्री में शुरू किया, अंगूर के, और जो सूक्ष्म जीवों के फर्मेंटेशन पे आधारित है, तो बहुत सारा काम उन्होंने किया। फिर रॉबर्ट कॉच ने डिजीज पे किया, जो आप कॉच पास्टुलेट कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज कंडक्ट करता है, क्या उसकी पैथोजेनिसिटी होती है। फिर धीरे धीरे अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है माइक्रोबायोलॉजी में, जो रिसेंट टूल्स आ गए हैं, जिसे आप डीएनए, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड सारे अभी, अब पहले लाइक हम जानते थे कि केवल बहुत छोटा सा ही संसार है, 1000 2000 या 10,000 चीजें हैं, 10,000 सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन अभी एक ब्रांच आई है जिसे जो जीनोमिक या सीक्वेंसिंग में, जिसे डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं टेक्निक, उस पे आधारित अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको 1 ग्राम सॉयल में, अगर 1 ग्राम सॉयल ले लीजिए, तो आपको कम से कम मिलियंस ऑफ जीवाणुओं की स्पीशीज या फंजाई की स्पीशीज आपको उसमें मिल जाएगी। सिमिलरली अभी जैसे मैंने गट की बात की, ह्यूमन आंत की बात की, उसमें मैंने एक और मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश की है, मानव विष्ठा के सौदागर। तो मानव विष्ठा, विष्ठा मीन्स होती है टॉयलेट, या टॉयलेट नहीं, आप उसे विष्ठा ही कह लो, जो सही सेंस में होगी। तो उसके 1 ग्राम में बहुत सारे, मतलब 1000 से ज्यादा बैक्टीरियल स्पीशीज या जीवाणुओं की प्रजातियां प्रेजेंट हैं मानव आंत में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब अभी मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, मैं खुश भी होता हूँ कि अब मुझे 100% मतलब बिलीव होने लगा है कि जो चीजें कंट्रोल करती हैं, जो आपकी थॉट कंट्रोल करती है, जैसे आपकी डायबिटीज है, डायबिटीज पे बहुत सारा काम हो रहा है कि जीवाणु उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। ऑटिज्म पे बहुत सारा काम हो रहा है, ऑटिस्टिक किड्स पे, ऑटिस्टिक पेशेंट पे, कि वो कैसे कंट्रोल करता है बैक्टीरियल सेक्रीशन, क्योंकि आंत में तो पूरा आपका बैक्टीरिया ही आपके, अभी जो मैंने बताया प्राणापान समाजुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधि, कि मैं अन्न का चारों विधाओं से पाचन करता हूं। तो पाचन कौन करता है? आपका सूक्ष्म जीव करता है आपकी आंत में। जब आपका खाना जाता है तो उसमें हजारों तरह के बैक्टीरिया हैं, जिसे बहुत सारे बिकर या जिसे आप एंजाइम कहते हैं वो निकालते हैं, जी। और वो एंजाइम आपके स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड को, सबको डाइजेस्ट करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में आपको ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए देता है। और सेम वो मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। अगर आपका गट, अभी गट ब्रेन बैरियर पे बहुत सारा काम हो रहा है कि जो आपकी थॉट कैसे कंट्रोल करते हैं, तो जितना भी सेक्रीशन होता है वो होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो आपका ही बैक्टीरिया आपके लिए घातक बन जाएगा, उसे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहते हैं। कि मतलब सही समय में वो तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, लेकिन जैसे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, वो आपके लिए घातक हो जाएंगे, आपका प्राण भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे बहुत सारा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये वाकई जानना रोचक है कि वे हमारे अंदर कितने मात्रा में है, कितनी ज्यादा मात्रा में है, और कहाँ से शुरुआत हुई। मैं अपना छोटा सा अनुभव जोड़ना चाहूंगा इसके साथ ही। जब आपने नाम लिया, मुझे पता नहीं था, लेकिन एंटोनियो लुहॉक का तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये नीदरलैंड से थे, और कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं एक पार्क में बैठा हुआ था और जी उनके नाम पे ये पार्क था।
अचानक से मेरी निगाह गई इस नाम पे और फिर मुझे लगा कि नाम कहीं पहचाना तो हुआ है। और अभी आपने जब जिक्र किया तो मुझे कंफर्म हुआ कि अच्छा ये वही थे। लुई पास्चर का मुझे पता नहीं, लेकिन लुईस पास्चर आई थिंक फ्रांस से बिलोंग करते अच्छा थे। अच्छा। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बॉडी की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में चाहे वो न्यूरल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो जो है एक तरह से बोले पाचन तंत्र है, या जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को यूजेबल फॉर्म में ब्रेक करने में उनका योगदान है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो सब चीज़ें जो है इन लोगों ने जो है आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा जान करके ये सब नया है। और इसी क्रम में आपने चूंकि जिक्र किया कि इम्यून सिस्टम कुछ होता है, तो हम चाहेंगे कि अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने अटेंडेंट्स को ये बताना चाहें कि ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है क्या एक्चुअली, क्या ये अलग से बॉडी का एक पार्ट है जो इस तरह काम करता है, या बॉडी के अदर पार्ट्स को मिला करके एक सिस्टम बनता है, जो सिस्टम जो है कलेक्टिवली एक इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको डील करता है। तो क्या है ऐसे इसके पीछे का? सुनील, जो है अगर आप जर्नल देखेंगे बहुत सारा अभी है इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी, या माइक्रोबायोलॉजी में जब जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होता है वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी होता है। क्योंकि बहुत सारे जो रोग जो आदमी के अंदर हैं, बहुत तरह के रोग होते हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिसे आप इस तरह के कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में बैक्टीरिया आएगा, जिसे आप जीवाणु कहते हैं। वायरसेस आएंगे जिसे आप विषाणु कहते हैं। फंजाई आएगा जिसे आप कवक कहते हैं। प्रोटोजोआ आ सकता है। और एलजी से नहीं होता। तो मेनली जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर जो मेजर चीज स्टडी होती, बैक्टीरिया, काफी जीवाणुओं को काफी अध्ययन किया गया है। विषाणु अभी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उसने कोहराम मचा रखा है ना। एक आपका जो है कोरोना वायरस है ना, विषाणु। और कवक भी बहुत सारे 50 से 40 स्पीसीज या प्रजातियां हैं कवक की, जो आपको रिंगवर्म या और तरह की बीमारियां करती हैं। ईस्ट की कुछ ईस्ट भी फंजाई है या कवक है, वो भी बहुत सारा वो करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, या प्रतिरक्षा करना किसी भी चीज से, मतलब अपना बचाव करना। जैसे आपके अंदर कोई चोरी करने आए या घर में, तो आप पहले से उसको मजबूत कर दो अपने चौकीदारों को, भाई वो घुसने ही न पाए, तो आपकी प्रतिरक्षा हुई। अब वो प्रतिरक्षा कैसे, आप पहले से उसमें सतर्क होना है। कोई भी चीज एंटीजन की तरह काम करती है, जिसे आप प्रतिजन कहते हैं। जैसे आपका वायरस है, कोरोना वायरस को ले लीजिए, तो कोरोना वायरस जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो अलग तरह की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो उनके एंट्री को पहचानती हैं, उनके आगमन को पहले पहचानेंगी कि वो कौन आ रहा है, वो सही है कि नहीं शरीर के लिए। अगर सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट तो एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देती हैं, जिसे आप एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। रक्षी मतलब रक्षा करना। तो अब जैसे आपका कोरोना वायरस है, कोरोना की स्ट्रक्चर सारे लोग देख रहे हैं, उसके एक स्पाइक होगी, स्पाइक प्रोटीन है, उसकी जो इनवेलप है, लिपिड का इनवेलप है, या उसका जो जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आरएनए वायरस है। तो ये आपका स्पाइक जब जाके ह्यूमन सेल से अटैच करेगी, उस पे रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब उसे पहचानेगी कि कहाँ उसे चिपकना है, कहाँ उसे एडहर करना है, तो जाके वहां चिपकेगी। चिपकने के बाद वो फ्यूज करके उसके सेल वाल को, ह्यूमन सेल को, ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन और अपनी मेम्ब्रेन को अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद अपना मैसेंजर आरएनए रिलीज करेगी, और रिलीज करने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगी सेल में। तो जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम सेम टाइम काम करने शुरू कर देता है। तो वो उसको पहचानेगा कि कौन आया, बॉडी में किसने क्या एंट्री की, कैसे पहचान की। तो उसके अब जैसे स्पाइक प्रोटीन है, सारी स्पाइक, उसके अगेंस्ट अगर ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा, तो जाके सारी स्पाइक पे जो प्रोटीन्स पे चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा। अगर एक वायरस में 1000 लाइक स्पाइक प्रोटीन है या स्पाइक हैं जो रिसेप्टर की तरह काम कर रही हैं, या जो सेल को पहचान रही हैं, अगर उसके सारे रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दो, जो एंटीबॉडी है, जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, उसको चिपकने से रोक देगी, तो अगले सेल को इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है।
अब इम्यूनाइजेशन, ये इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो जब तक वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांगली वो लड़ रहा है, आपका जो पैथोजन है, जो रोग कारक वो एजेंट है, वो कितना स्ट्रांग, कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो अब जो इम्यूनाइजेशन है, किसके बेसिस पे है, तो ऑलरेडी उसमें कई तरह के कंपोनेंट होते हैं। जैसे अभी जो रिसेंट कोरोना वायरस पे चल रहा है, जैसे होल सेल बेस्ड प्रोटीन, एक्टिवेटेड वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस, या किल्ड वायरस, या प्रोटीन कंपोनेंट, या उसके डीएनए या आरएनए, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो अब आप समझिए इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि सेल को या वायरस को ही मार देते हैं। मार देंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उसकी प्रोटीन उसके अंदर है, तो वो प्रोटीन है तो वो बॉडी में जाएगी, वो डिजीज तो नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर मतलब प्रतिजन जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में बन जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम एक्टिव पैथोजन से या एक्टिव रोग कारक से आपका इन्फेक्शन होगा तो उसको रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो वो और सेल में बढ़ नहीं पाएगा। तो और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गई, या एक तो उसकी डिजीज काजिंग कैपेसिटी रोक दो, आप उसको डिजीज करने की जो क्षमता है उसको इनएक्टिवेट कर दो, या उसे मार के डाल दो, या और जो शेप लोग करते हैं केवल प्रोटीन निकाल लीजिए, जो इसको स्पाइक प्रोटीन है जिससे एंटीबॉडी बनती है, उसको निकाल के बॉडी में डाल दीजिए। तो बॉडी में डाल दीजिए तो उससे भी एंटीबॉडी बनने लगेंगे। तब भी जो उसका मतलब आप एक पुलिस क्रिएट कर रहे हो अपने शरीर के लिए, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जो आने वाले को पहले से पहचान करके उसकी एंट्री को खत्म कर दे, उसे मार दे। तो वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अब कल मैं सोच रहा था ह्यूमन इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी जितनी मतलब क्लीन या जितना वेल मतलब आप नरिशमेंट होंगे, सेलुलर एक्टिविटी या कोश की संचालन जितना बढ़िया होगा आदमी का, उतना बढ़िया मुझे लगता है उसकी इम्यून सिस्टम या उस एंटीबॉडी को बनाने की कैपेसिटी होगी। जी, डॉक्टर साहब, और इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह से आपने विस्तार में जानकारी दी कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, और इसके बारे में हम और आगे विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले का मेरा एक क्वेश्चन था, अगर मैं 2 कदम पीछे वापस आके आपसे कुछ पूछूँ, तो जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं और फंगस हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो, और अलग-अलग क्या है? जीवाणु, जिसे आप बैक्टीरियम कहते हैं इंग्लिश में, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जीवाणु में केवल डीएनए होता है ना। जीवाणु में, और अगर मैं इसमें बहुत बच्चे भी होंगे तो मतलब उनको बहुत डीप साइंस तो जाननी नहीं है, तो उनकी एक तो जीवाणु जो है वो मल्टीप्लाई करता है खुद। पहले जो बेसिक डिफरेंस, अगर आप मेजर जो डिफरेंस है उनकी इन्फेक्टिविटी में है, कैसे वो इन्फेक्शन करते हैं उनके स्ट्रक्चर में है। जैसे ईस्ट एक सिंगल सेलुलर फंगस है, कोरोना एक विषाणु है, या हेपेटाइटिस वायरस एक विषाणु है, कोल्ड का वायरस विषाणु है, या एड्स का वायरस विषाणु है, और आपका टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, प्लेग हो गया, या और सारे जो ऐसे पैथोजेंस हैं जो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीजेस हैं। तो आपको जैसे गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो जाएगा, या फूड बॉर्न डिजीजेस हैं, कुछ बैक्टीरियल से इन्फेक्टेड खाना खाने से आपको पेट का जो प्रॉब्लम होगी, या जिसे आप कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वो होगा, या और बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिक डिफरेंस उनके रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन में है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जो वायरस है तभी मल्टीप्लाई कर सकता है, तभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है जब वो आपके सेल के अंदर प्रवेश करेगा, तो उसके बाहर कुछ नहीं। आपका अगर हाथ पे चिपका हुआ है यहाँ वायरस, तो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो आपके सेल में न जाए। या जैसे ब्लड से आप लोग कभी कभी कहते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस जो है बहुत खतरनाक है, तो आपका टूथब्रश शेयर करने से उससे लगा है तो आपके ब्लड में चला गया, तो कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो वो सेल्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वायरसेस को कभी कभी कहते हैं कि वो लिंक है बिटवीन जीवित और आजीवित के बीच की कड़ी है। बैक्टीरिया सेल्फ मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करोड़ों बन जाएगा, लेकिन वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए सेल, लाइव सेल का होना जरूरी। जब तक वो उसके अंदर इंटर नहीं करेगा, उसकी मशीनरी यूज नहीं करेगा, तब तक वायरस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आपको कहा जाता है भाई आप काफी हाथ धुलिए या मास्क लगाइए, वो आपके अंदर इंटर ही रोकना है, को उसको अंदर इंटर न कर पाए। और फंजाई जो है, फंजाई भी यूकैरियोटिक
बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, फंजाई यूकैरियोट है, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट। तो जैसे रिंग वर्म है जिसे आप कहते हैं, या और बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, या जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के या यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है जो जिसे यूटीआई कहते हैं, है ना। ये सारे बैक्टीरियल या बैक्टीरियमिया है, जो ब्लड में बैक्टीरिया चला जाए तो वो डिजीजेज काज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। और जो मुझे लगता है जो मेजर डिफरेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि एंटीबायोटिक्स काफी अमाउंट में काफी अच्छी डिस्कवरी हुई है एंटीबायोटिक्स में, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, बेंकोमाइसिन है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये डिफरेंट जनरेशन के एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध हैं। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो उनको नाइसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स जो है मार्केट में बहुत कम है, ओनली कुछ के लिए एंटीवायरल हैं, बाकी एंटीवायरल एजेंट जो हैं वो बहुत कम है। और उनको कंट्रोल करना भी ये देख रहे हो कितना मुश्किल हो रहा। अगर एंटीवायरल एजेंट कोई अवेलेबल होता तो इतना ये पेंडेमिक न क्रिएट होता। तो ये मेजर धन्यवाद। जिस तरह से आपने कहा कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जानकारी है मेरे लिए भी और मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए भी, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि इसको हम जीव माने या निर्जीव माने। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा एंटीबॉडी क्या है और वैक्सीन क्या है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एंटीबॉडी और वैक्सीन एक दूसरे से कैसे निर्भर हैं, या वैक्सीन कैसे क्या करता है और क्यों जरूरी है वैक्सीन हमारे लिए। वैक्सीन जिसे आप प्रतिरक्षा इम्यूनाइजेशन कहेंगे, वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देने को कहेंगे। और वैक्सीन क्या होती है, जैसे लाइव ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को ले लीजिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अगर वैक्सीन बनाई जाती है, जो मैंने पहले कहा कि उसके बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अभी कंपोनेंट वैक्सीन आई है इन्फ्लुएंजा की और सारी है ना। तो कुछ तो होल सेल, जिसे आप उसका पूरा पूरा शरीर वायरस का है ना, आप उसे ले लो, कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट जैसे बायोलॉजी लैब में या विषाणु लैब में उसको फिर पैदा किया जाता है। पैदा अभी मैंने बताया कि वो कहाँ होंगे, केवल लाइव सेल में होंगे। तो या तो एग में या कुछ सेल लाइंस में उनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो वैक्सीन बनाने के लिए जो सीरम, कल मैं देख रहा था सीरम इंस्टीट्यूट है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो लाइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड सेल वैक्सीन बना रही है। वायरस आपने बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर लिया, कल्टीवेट करने के बाद उसको मार दिया, फार्मेल्डिहाइड से या किसी ऐसे एजेंट से उसे इनएक्टिवेट कर दिया। इनएक्टिवेट करने का मतलब वो आपके शरीर में जाने के बाद वो रिप्लाई वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 नहीं बनेगा, क्योंकि उसे आपने इनएक्टिवेट कर दिया है या उसे मार दिया है। उसे अटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, इनएक्टिवेट वैक्सीन कहते हैं, या किल्ड सेल वैक्सीन कहते हैं। तो किल्ड सेल में आप पूरी सेल को किल करके उसका सस्पेंशन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो। तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसे समझेगी, उसे जानेगी, पहचानेगी कि आ गया भाई, आ गया तो आ गया, लेकिन वो बहुत तगड़ा नहीं है। मतलब आप चोर आया या कोई डाकू आया, लेकिन उसकी आपने कैपेसिटी क्या कर दी है, उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट कमजोर कर दिया है, पोटेंट बना दिया। तो आपको नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन उसके जो और कंपोनेंट हैं, शरीर उसको पहचानेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर देगा। तो एंटीबॉडी आपके शरीर में, अब इसके लिए एंटीबॉडी कितने दिन तक शरीर में रहता है, जैसे कुछ का जैसे ये है चेचक निकलती थी, या उसका एक बार कुछ इन्फेक्शन हो गया तो लाइफ एंटीबॉडी बनी है ना। या आप देखो टिटनेस की जो वैक्सीन है, उसका एंटीबॉडी 10 साल तक या 3-4 बार वैक्सीनेशन हो गया तो लाइफ काम करता है। तो इस पे देखा जा रहा है वैक्सीनेशन एंटीबॉडी कितने दिन तक शरीर में रह रही हैं। अगर वो एक बार बन गई इम्यूनाइजेशन के बाद, वो ग्रेजुअली डिक्रीज तो नहीं हो रही, उनका लेवल जो है धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा। तो जब तक उनका लेवल बॉडी में सही से मेंटेन है, तो जो आपका पैथोजेंस है या रोग कारक है, वो शरीर के अंदर घुसेगा, तो घुसते ही उसे नलिफाइड कर देंगे। ये तो इनएक्टिवेटेड आपने डाला, जिसने एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बना के तैयार कर दी। लेकिन जब फ्रेश इन्फेक्शन होगा, मान लीजिए आपने एक्टिव से इन्फेक्शन हुआ, तो उसको भी उसी तरह से वो पहचानेगी और उनके जो सारे रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देंगी, वो घुसने ही नहीं देंगी। तो वो मल्टीप्लाई बॉडी के अंदर हो ही नहीं पाएगा, उसे वही मार के खत्म कर देंगी।
तो आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए। मतलब आपने चोर के घुसने से पहले ही उसके लिए सुरक्षा तैयार कर दी है ना? फेक बना के, जैसे आप खेतों में चिड़िया के लिए वो लगाते ढोंग। हैं फेक, वो है ना कि आपने लगा दिया है तो वो डर के भाग, है ना? यहाँ फेक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फेक अंदर डाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करके अपनी सुरक्षा तैयार कर ले रही है। जब रियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको उसको बढ़ने ही नहीं दे रही है, उसको सेल को हार्म नहीं होने दे रही है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि वैक्सीन हमारे अंदर कैसे काम करती है, कैसे नुकसान नहीं करती है और हमारे शरीर को आने वाले वायरस के लिए तैयार करती है। डॉक्टर साहब, मेरी, क्योंकि मैं क्लिनिकल रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा इस फील्ड में ज्यादा गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है मुख्य रूप से है एनालिसिस करना क्लिनिकल रिसर्च डेटा का। और समटाइम्स मुझे कुछ अवसर मिला वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उनके डेटा देखने का। तो मुझे ये जानना है कि एक बार ट्रायल होता है, वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, वैक्सीन कितनी सेफ है? अभी वो जो आप फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल है ना, पहले आप कंपोनेंट डेवलप करेंगे उसके जी। अगेंस्ट, है ना, कि वैक्सीन का राइट कंपोनेंट उचित, मतलब क्या वैक्सीन हो सकती है उसके लिए। जैसे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे रिसर्चर बहुत अलग अलग कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हैं। एक जस्ट कोरोना का ले लो, तो ऐसे और बहुत सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। जब आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगाने जाओगे तो डॉक्टर पूछेगा कि आपको कौन सी वैक्सीन चाहिए, पेन वाली चाहिए या पेनलेस चाहिए। जैसे डिप्थीरिया की है तो पेनलेस वैक्सीन जो होगी उसका होलसेल नहीं होगा, जस्ट उसका एक प्रोटीन कंपोनेंट निकाल के उसे सिंथेसाइज करके एंटीबॉडी जो बनाता है उसको दी जाती हैं, या कंपोनेंट वैक्सीन हो गई। या इसके जो है बेनिफिट तो नॉमिनल, मैंने ये डिस्कस किया तभी, जो मैंने ऑटिज्म में डिस्कस किया, तो कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बहुत सारे, ये जस्ट कंसेप्शन है, जो ऑटिज्म डेवलप हो रहा है वो वैक्सीनेशन से हो रहा है। तो मैंने यूएस में डेवलप किया, डिस्कस किया डॉक्टर से कि ये ट्रू और नॉट, ये सही है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप यूएस में स्कूल में एंट्री करने से पहले विदाउट आपको शॉट नहीं लगा है तो आप क्लास में इंटर कर ही नहीं सकते। तो वैक्सीन इतनी कारगर है। सेफ्टी का जो एफडीए अप्रूवल या यहाँ का जो क्लिनिकल पैनल का अप्रूवल, तो इसके लिए ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल, पहले ट्रायल में 10 लोग या 12 लोग होंगे। पहले एनिमल पे ट्रायल होगा कि एनिमल में वो कितनी सेफ है। एनिमल सेफ्टी के बाद जब वो क्रॉस करेगी तो 10 लोगों पे होगा फर्स्ट फेज में, फिर 100 जी। लोगों पे होगा सेकंड फेज में, फिर थाउजेंड्स पे होगा। तो उनके जो जी। आप डाटा एनालाइज कर रहे हो उसका परसेंटेज लाइक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, किस टाइप का फिजियोलॉजी आदमी की है, किस फिजियोलॉजी पे कैसा वो रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना सेफ है, क्या इंड्यूस कर रहा है और उसके क्या दुष्परिणाम है। तो अगर 100% सारे पैरामीटर पे वो सेफ उतर रही है तो आप उसे जी। फिर अप्रूवल के लिए करते हैं। जी। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर वो होता है ना तो अभी तक वो आ गई होती है ना। अ, जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को और बाकी लोगों को भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो भी कोरोना वैक्सीन अप्रूव हुई है फाइजर बायोनेटेक के द्वारा बनाई गई और एफडीए ने अप्रूव किया है, इसके 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 डेटा के बारे में कि लगभग 40,000 लोग इस क्लिनिकल ट्रायल में, वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किए थे। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो पार्ट में बांटा गया था। एक, 20,000 लोगों को वैक्सीन दी गई थी, दूसरे 20,000 लोगों को कुछ नहीं दिया गया था। वे 20,000 जिनको वैक्सीन दी गई थी, उन 20,000 में से 8 लोगों को कोरोना वायरस हुआ। और दूसरा हिस्सा, वे 20,000 जिनको कुछ नहीं दिया गया था, अ, उनमें से 162 लोगों को कोरोना वायरस हुआ। सीरियस कोरोना वायरस वैक्सीन वाले ट्रायल में सीवियर इवेंट किसी की नहीं हुई। ओवरऑल 20,000 में से 2 लोगों की डेथ हुई वैक्सीन वाले ग्रुप से, और प्लेसिबो वाले ग्रुप से, प्लेसिबो यानी जिसको कुछ ना दिया जा रहा वाले ग्रुप से 4 लोगों की डेथ हुई। और इस बेसिस पे कि यहाँ पे सिर्फ 8 लोगों की इवेंट हो रही है, वहां पे 162 लोगों की इवेंट हो रही है, हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अप्रोच, बेजियन अप्रोच से ये दिखाया गया कि ये जो वैक्सीन है वो एफिकेशियस है, यानी काम कर रही है। 95% हम ये कह सकते हैं कि ये काम कर रही है।
और ये ट्रायल अगले 2 सालों तक सेफ्टी के लिए चलता रहेगा। हालाँकि इंटरिम इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ये हुआ कि इन केस कुछ दिक्कत होती है आगे चल के, या ऐसा हो कि वैक्सीन का असर कुछ दिनों तक होने के बाद वापस खत्म हो जाए और कोरोना वायरस का अटैक फिर से प्रभावी हो जाए, ये बाद में अप्रूवल रिवोक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन दुनिया में हुई है, हमको एक वैक्सीन की सख्त ज़रूरत है, इसको अप्रूवल दिया है। सुनील, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे जिस तरह का ट्रायल कंडक्ट हुआ है या जिस तरह की रिसर्च पे चर्चाएँ चल रही हैं? मैं ये नंबर इसलिए प्रेज़ेंट किया ताकि लोगों को पता चले कि अ, अभी अभी स्टेज क्या है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ना केवल जो है एक बायोलॉजिस्ट या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोले इस फील्ड में कारगर भूमिका निभा रहे हैं, बट या एक स्टैटिस्टिशियन होने के नाते आप लोग जो क्लिनिकल रिसर्च में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जो कोई ना कोई मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है ये दिखाना कि रियली एक हेक्टिक जॉब है, क्योंकि डेटा एनालिसिस रियली एक हेक्टिक जॉब है और उससे इंटरप्रिटेशन निकालना और भी हेक्टिक जॉब है। और जो बेजियन अप्रोच है, मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ स्टैटिस्टिक्स से, इसलिए मैं जान सकता हूँ रियली बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होती है कि स्टैटिस्टिशियन की लाइफ में कुछ भी इंटरप्रेट करना, और जब तुम्हें 8 और 162 का जो है डिफरेंस मिले, इट्स रियली मतलब क्लीन शॉट कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इससे इंटरप्रेट करना बहुत ही मतलब प्रभावी तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बाकी जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस ये ना कि पैंडेमिक है, अगर पैंडेमिक नहीं भी होती, किसी भी वैक्सीनेशन के लिए या फिर किसी में मेडिसिन के मार्केट में आने के पहले इतनी रिसर्च होती है, इतनी सारी जो है इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं सेफ्टी के लिए, और इतने सारे फील्ड के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सभी लोग जो अलग अलग मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं या सिंपली स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो चाहें नहीं नहीं मैं माइक्रोबियल रिसर्च में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, डेफिनेटली आप सारे लोग माइक्रोबियल रिसर्च में कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। तो सुनील, इस लाइन पे मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश की है। कार्ल लूज यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उनका इंटरेस्ट हुआ माइक्रोबायोलॉजी का, तो जो आज उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था बट नहीं, जो अभी बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी में जितना भी वर्क हो रहा है वो कार्ल लूज की देन है। कार्ल लूज ने जितने भी सारे सीक्वेंसिंग के वर्क किए उस समय, अपनी लैब में बैठ के 10-10 हजार तक ब्लॉट उन्होंने एनालाइज किया, एक कमरे में बैठ के 10 साल तक। लोग उनकी बहुत मतलब मजाक उड़ाते थे उस समय, लेकिन उन्होंने रियली माइक्रोबायोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज किया। तो अभी जो आपके कंसेप्ट हैं, कोई भी साइंस मतलब वो अकेली नहीं है, उसके साथ जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक मतलब एक कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं होगा, जिसे आप कहते हैं अभी बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमैथ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, बायोस्टैटिस्टिक्स है ना, तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक बहुत अच्छी रिसर्च मैं नहीं। उसमें मैंने ये लिखा है कि दिस इज द क्या है, इंडिया की ये मेजर फॉल्ट है कि हम सोचते हैं कि हम इस फील्ड में हैं, तो जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कोई आएगा तब तक वो चीजें मतलब आप अच्छी रिसर्च कर ही नहीं सकते, अच्छा कुछ दे ही नहीं सकते। तो इसलिए जुड़ना जो है बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम इसमें अपने दोस्तों को जोड़ना चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म की इस प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म के अलग-अलग फील्ड के लोग एक साथ जुड़ें, एक दूसरे की बातें समझें और कहीं न कहीं हम ये देखें कि कितनी ओवरलैपिंग है, कहाँ पे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स एक बढ़िया एग्जांपल है कि स्टैटिस्टिक्स जो कि मैथमेटिक्स की शाखा है और बायोलॉजी जो कि या कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, बीच में आके मिलते हैं और बीच का जो एक गैप है वो फील करते जो है हमारा टाइम भी जो है धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है कि हम जो है मेजर चीज़ें जो हमने डिसाइड करी थी उन पे भी डिस्कशन हो, इसलिए मैं यहीं पे इसको जो है थोड़ा सा मोड़ना चाहूँगा। और उसके बारे में आप लोगों ने बात करी फिलहाल, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा स्पेसिफिक हो। आप लोगों ने बात करी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस एक वायरस है, और आप लोगों ने बात किया वायरस, जैसे कि वायरस की इमेजेस जो है बाकी मीडिया और फोटोज में भी दिखाई जाती है कि उसमें कुछ स्पाइक जैसे होते हैं, और जिसके बारे में आपने बोला स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, और जो आपकी कोशिकाओं से जुड़ते हैं और कोशिकाओं
से जुड़ने के बाद जो प्रक्रिया होती है, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से आप मतलब इन्फेक्ट, वो कोशिका इन्फेक्ट होती है, बेसिकली आप इन्फेक्ट होते हैं। मैं उस फील्ड में ये जानना चाहूँगा कि जो अभी न्यूज़ आ रही, नए-नए स्ट्रेन्स हैं, जो वायरस की नई स्ट्रेन एक यूके में पाई गई, जिससे फिर से यूके में लॉकडाउन है और इंडिया से ट्रैवल बैन है। दूसरी स्ट्रेन पाई गई जो है साउथ अफ्रीका के कोस्टल रीजन में, वो भी एक अलग स्ट्रेन है जो बहुत ही इन्फेक्टियस है, मतलब 70% लगभग 70% मोर इन्फेक्टियस देन नॉर्मल कोविड वायरस। तो क्या क्या ऐसा कैसे होता है कि क्या ये डिफरेंट वायरस हैं या फिर डिफरेंट कोई कुछ, क्या डिफरेंसेस हैं इन जो नए स्ट्रेन्स हैं जिनको हम स्ट्रेन बोलते हैं और जो ऑलरेडी बेसिक वायरस है? हाँ, स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है सुनील, माइक्रोबायोलॉजी में जैसे हम सिंपल ह्यूमन के केस में लें, माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ दें, जैसे हम ह्यूमन स्पीसीज हैं, है ना, होमो सैपियंस, हम सारे ह्यूमन हैं। तो जो स्पीसीज का कंसेप्ट है इंटरब्रीडिंग का है कि अगर एक स्पीसीज है तो विथ इन द स्पीसीज इंटरब्रीडिंग होगी, उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा पैदा होगा। जैसे टाइगर और लायन का अगर मीटिंग करवाई जाए तो जो बच्चा पैदा होगा वो लाइगर होता है, वो फिर अगला सरवाइव नहीं करता, अगला वो ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर सकता। हॉर्स और डंकी का अगर मीटिंग हो तो खच्चर पैदा होगा, है ना। तो ऐसे जो ह्यूमन स्पीसीज हम अब, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें स्ट्रेन का कंसेप्ट, जैसे एक स्पीसीज में बहुत सारे स्ट्रेन, जैसे हम सारे ह्यूमन स्पीसीज हैं, तो सुनील, ओपी एंड पंकज और बहुत सारे जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन हैं, है ना। तो डिफरेंट स्ट्रेन है, तो किसकी पैथोजेनिसिटी कितनी ज्यादा है। और जैसे कोरोना वायरस ये है, कोरोना वायरस के और बहुत सारे स्ट्रेन हैं पहले से जो कोल्ड करते हैं, लेकिन वो उतने पैथोजेनिक नहीं है। तो उसमें म्यूटेशन, जिसे आप हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हो, उसमें जीन में कोई जेनेटिक चेंजेज हो गए हैं, उसमें जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या मल्टीपल ट्रांसफर के कारण उसमें जो चेंजेज हो गए हैं, उस चेंजेस से वो कम भी हो सकता है, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी या उसकी घातक मारक क्षमता कम भी हो सकती है, या ज्यादा भी हो सकती है, या उसका रेट ऑफ स्प्रेड सर्वाइवल ज्यादा हो सकता है। तो स्ट्रेन मतलब वेरिएंट, उसी चीज का वेरिएबल फॉर्म, उसी चीज का थोड़ा सा अलग हटके जो होता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गए, थोड़ा सा चेंज हो गया, तो कोई डाकू बन गया, कोई चोर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई ये बन गया। तो वैसे कोरोना वायरस में अगर 100 स्ट्रेन है तो कोई नॉन पैथोजेनिक है, कोई बहुत घातक हो गया, कोई इतना है, तो ये स्ट्रेन ए है। तो उसमें जो हल्का सा चेंज हुआ, इतने दिन से जो इधर उधर घूम रहा है, तो जो चेंज हो गया, तो उसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी, जो घूमने की या कंटामिनेट करने की जो क्षमता, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन लोग कह रहे हैं को पैथोजेनिसिटी उसकी बढ़ी नहीं है, जस्ट मतलब इन्फेक्शन की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। तो स्ट्रेन आप कह सकते हो वेरिएंट, उसी चीज का वेरिएंट, और वो वेरिएशन किसी तरह से भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल चेंज से आ सकते हैं, उसके मल्टीपल एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर से आ सकते हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशन से आ सकते हैं। तो ये सारे चीजें होती हैं, जनरली होती रहती हैं, बहुत कॉमन है माइक्रोब्स के साथ, चेंजेस बहुत कॉमन है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी थी ये, क्योंकि अभी आजकल न्यूज़ में वही सब छाया हुआ है, हाँ। न्यू स्ट्रेन। अच्छा, अभी हम थोड़ा लीग से हटकर ये जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में जो मेजर डिस्कवरीज हुई हैं इस डिकेड में, वो कौन-कौन सी हैं? एक या दो आप लिस्ट करना चाहें तो। अभी जो इसके अलावा, वायरस के अलावा, वायरस इस साल आया भी, ये कोरोना का इस साल बहुत ज्यादा वो हुआ। तो इसके अलावा बहुत जो एक क्लिनिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी जैसे बैक्टीरिया, मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसे वायरसेस, बैक्टीरियास हैं जिसे सुपर बग कहते हैं, जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती। अगर उससे आपका इन्फेक्शन हो जाता है तो किसी न किसी, जिसको इन्फेक्शन हुआ वो मरना ही मरना है, क्योंकि एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। और बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे हैं जो रोग कारक हैं, वो बहुत सारे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं। जैसे इंडिया में ऐसे बहुत सारा एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, तो उसके लिए नया एंटीबायोटिक खोजना अभी बहुत सारी प्रायोरिटी है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी और लोगों की, कि नए एंटीबायोटिक्स कैसे खोजे जाएं और कैसे उसे, मतलब अगली जनरेशन आने के लिए जो नए पैथोजेंस इमर्ज कर रहे हैं, जो और एग्जिस्टिंग, जो पहले से उपलब्ध एंटीबायोटिक्स हैं, उसे हिंदी में क्या कहेंगे एंटीबायोटिक्स को, मुझे भूल गया है,
डॉक्टर साहब, हिंदी में बताने के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि एंटीबायोटिक के बारे बायोटिक के बारे में, क्योंकि हम सारे लोग इस शब्द से परिचित हैं, कहीं ना कहीं सब कभी न कभी यूज भी किए हैं, हाँ। लेकिन इसके बारे में कि ये क्या होता है और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या हैं हमारे शरीर पे। तो एंटीबायोटिक्स जो है, फिर अब उसमें मेजर डिस्कवरी हुई कि लोगों का भी, जिसे आप कहते हैं नोबेल बायोमॉलिक्यूल्स डेवलप करना, मतलब नोबेल एंटीबायोटिक्स डेवलप करना। तो अभी जो मुझे याद है कि अभी जो हुआ है, एक टैक्सीबैक्टीन करके आई है, यूएस ग्रुप ने खोजा है, तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है, वो नई उसने एक मचाया है, सही से मार्केट हाइप की है, तो वो एक अच्छी डिस्कवरी है। अभी जो बहुत सारा यूएस, जर्मनी, नीदरलैंड या होल वर्ल्ड, जिसपे मैं कह रहा हूँ गट पे फोकस कर रहा है, जिसे आप कहते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, एक और रिसर्च चल रही है कि आपके जो पूप का या मतलब आपके बॉडी का जो बैक्टीरिया है उसे अलग कर दीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर दीजिए। जैसे एक पेशेंट है और जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, दूसरे में जो बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसका बैक्टीरिया फिर उसके अंदर कैप्सूल से बना के डाला जाए, तो उस पे बहुत सारी, जिसे फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट कह रहे हैं, उस पे बहुत सारा काम हो रहा है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था, पिछली बार लेक्चर देने आए थे एम्स के डॉक्टर आहूजा हैं, वो उस पे काफी उन्होंने कहा उनको 99% सक्सेस है एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक ओवरडोज हम एंटीबायोटिक की क्यों नहीं लेते, क्योंकि अभी हमने आपको पहले जोड़ दिया था कि गट का जो पूरा ह्यूमन की फिजियोलॉजी जो कंट्रोल होती है या डिजीज कंट्रोल होती है, वो हेल्दी गट, जिसे आप कहते हैं स्वस्थ आंत से होती है। अगर आपकी आंत स्वस्थ है तो आपको डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो एक को ही मारेगी, जितने उस ग्रुप की एंटीबायोटिक के टारगेट पे आएंगे वो सबको मारेगी। तो अगर वो एक पैथोजेंस को मार रही है तो उसके साथ 10 नॉन पैथोजेनिक को भी मार रही है, जो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है एंटीबायोटिक का। इसलिए लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी जो होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को पैदा करती है। तो उस कंडीशन में जो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी से, तब भी वो आपको मतलब डिजीज कर सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक का मेजर ये है। और अगर ओवरडोज एंटीबायोटिक की आप वो ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपके बॉडी से निकल के इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो इन्वायरमेंट में जा रहा तो उसका कंसंट्रेशन या उसकी सांद्रता जो है आपके सॉयल में, आपके वाटर में और जगह वो बढ़ रही है। तो बढ़ रही तो जो सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, जो बैक्टीरिया या जीवाणु वहां है वो उससे एक्सपोज हो रहा है, और उसकी कैपेसिटी उसे टॉलरेट करने की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ऐसा होता है कि अगले 10 साल में शायद सारे रेजिस्टेंट हो जाएं, उस पर कोई असर ही नहीं पड़े। तो जब आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर तो एंटीबायोटिक देगा, लेकिन वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगा। तो ये मेजर ड्रॉबैक है। अभी अच्छा, इसके साथ और एक इंटरेस्टिंग बात आ रही, फाग थेरेपी आप कहते हैं। सारे विषाणु जो हैं या वायरसेस जो हैं वो घातक ही नहीं होते, वो कुछ बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। तो एक साइंस में चली थी फाग थेरेपी। फाग थेरेपी क्या है, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिसे बैक्टीरियोफाजेज कहते हैं, वो बैक्टीरिया को अटैक करके ही उनको मार डालते हैं। तो अगर आपको किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट आपने वायरस डेवलप कर लिया या वायरस खोज लिया, तो उस पैथोजन से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा तो आप उस वायरस को अंदर डाल दीजिए, तो वो वायरस जाके उस फाग को, उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, मार डालेगा। तो उस पे फाग थेरेपी कहते हैं। और वो बेनिफिशियल इफेक्ट वो एंटीबायोटिक से इसलिए अच्छा समझा जाता है कि एंटीबायोटिक सबको मारता है उस ग्रुप को, और जो फाग है वो वायरस है, केवल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारेगा, तो आपके जो नुकसान होंगे वो बचेंगे। तो अभी उस पे भी काम हो रहा है बहुत सारा। और एक और चीज है, बैक्टीरिया कैसे बेनिफिशियल है। जब आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है तो आपका जो गट का और जो हेल्दी बैक्टीरिया वो मरता है, तो उसके सप्लीमेंट में फिर बैक्टीरिया दिया जाता है। डॉक्टर आपको कुछ एक कैप्सूल दे देगा एंटीबायोटिक के साथ कि उसे चलाते रहिए, है ना, तो वो आपके जो गट को है, आपके पेट को स्टेबलाइज। बहुत अच्छी जानकारी दी, और कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि एक संतुलन संतुलन बेहद जरूरी है कि आप कितना मात्रा में ले रहे हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से हम बिना सीरियसनेस के, या इन जनरल अपने अपने देश में मैं कहूँगा कि जिस तरह से एंटीबायोटिक बायोटिक का यूज होता है, कहीं ना कहीं हम वो विषाणु उसके प्रति
प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं और फिर धीरे-धीरे ये काम करना बंद कर देगी और हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद ये काम ही नहीं करेगी। डॉक्टर साहब एक जनरल क्वेश्चन था स्पेसिफिक इसी को नहीं कि जी। कोई भी वैक्सीन पे एक बार मैं वापस आता हूँ ओके। कि कितना प्रभावी है, क्योंकि जिस तरह से मैं डेटा देखा कि 8 लोग हैं जिनको इवेंट हो गया, हालाँकि वो लोग वैक्सीन लिए थे। तो इसका पंकज, मतलब मैं क्या समझूँ? वो क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट है। एफिकेसी जैसे कुछ वैक्सीन है, जैसे टाइफाइड को आप ले लीजिए। तो जी, टाइफाइड की वैक्सीन अभी बहुत वो इफेक्टिव नहीं है। इतने साल से उस पे रिसर्च हो रहा, 50 साल से ज़्यादा पे। तो जी, उसकी जो प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है या डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी है, आपको वैक्सीन लगा दी गई हो, तो उसमें आप देखते हैं बूस्टर डोज कहा जाता है। बूस्टर जी। मतलब बूस्ट करना। जैसे टीवी पे आप बूस्टर लगा देते हो तो उसका सिग्नल क्या हो जाता है? बूस्ट हो जाता है। हाँ, तो वो एक इसलिए ज़माना था। हाँ, इसको वैक्सीन में बहुत सारे बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं कि आपने एक बार शॉट लगा दिया, आपने कंपोनेंट अंदर कर दिए, कुछ एंटीबॉडीज बनी, उसके फिर इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको कि ऐसा पैथोजन आया, फिर 2 महीने बाद आपने, जैसे आप इसमें पोलियो में जनरली ले लीजिए, बहुत सारी मल्टीपल बूस्टर डोज हैं, दी जाती हैं, है ना? तो इम्यून सिस्टम को बार-बार ट्रिगर किया जाता है। उसमें एक पहचानवाया जाता है कि अब आ गया, अगली बार और बन गई, अगली बार और बन गई। तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का पैथोजेंस है, किस टाइप की वैक्सीन है, वो कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अभी जो इसमें टाइफाइड में 50% कहा जाता है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, 50% है जो एक्जिस्टिंग वैक्सीन है। तो 50% जी, लोगों का, अब आपको वैक्सीन लगी है तब भी आपको पता नहीं है कि आप प्रोटेक्ट हो या नहीं हो, है ना? इट जी, जी, डिपेंड्स, जी, है ना? तो उस पे और बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, जो एक्जिस्टिंग वैक्सीन पे भी है, उस पे भी बहुत सारा काम हो रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। अभी फाइजर की जो बात आपने की, फाइजर क्लेम कर रहा 90 टू 95% एफिशिएंसी है प्रोटेक्ट करने की, जी, है ना? जी, तो जी, कौन कितना एफिशिएंटली उसको कर ले रहा है, क्या किस कहाँ उसको क्या मिल रहा है ना? इट्स वो वेरिएबल फैक्टर है। एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, है ना? हर कंपोनेंट के साथ उसका जो रिस्पॉन्स होगा, वो उस ग्रुप को पता होगा, या वो जो क्लेम करेगा, या उसका जो क्लिनिकल ट्रायल के बाद रिजल्ट आएंगे कि वो जी। कितना एफिशिएंट है, कितना एफिकेसी उसकी है ना? ये सारा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो उन सारे लोगों के लिए जो कि वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हालाँकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये भी जुड़ी है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो और आप वैक्सीन लेने के साथ ही पूरा सिक्योर हो गए। 100 लोगों में से 8 लोग, 7 लोग, 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि वैक्सीन लिए हैं, उसके बाद भी उनको इन्फेक्शन कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, बेस्ड ऑन अभी के डेटा पे। अ, मेरे ख्याल से एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप वैक्सीन लेते हो, तो डॉक्टर साहब क्या ये समय लगता है आपके शरीर को एंटीबॉडी डेवलप करने में, या अगले दिन से ही ये डेवलप हो चुकी होती है? या वर्तमान केस में कितना समय रिकमेंडेड है कि अगर आप वैक्सीन अभी लेते हो? अभी अभी जो आप कोविड का वो वॉलंटियर था आदमी, उन्होंने वैक्सीन लिया, अनिल लेकिन विज। फिर भी उनको मतलब इन्फेक्शन हुआ। तो जी, इसका मतलब गैप, जो उन्हें वैक्सीन लेते ही उन्हें लग गया होगा कि मैं तो अब प्रोटेक्ट हो गया। उन्होंने जो अपनी जो है रिलैक्स हो गए होंगे, जो लोगों से प्रोटेक्ट करना था उस समय, तो जो कंपनी ने क्लेम किया कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जो एंटीबॉडीज बनने में 15 दिन से 20 दिन का टाइम लगता है। तो पहले दिन से उस लेवल ऑफ द एंटीबॉडी अचीव करने में, जैसे आप अभी बहुत सारे टेस्ट देख रहे हैं कोरोना में, जैसे रियल टाइम पीसीआर बेस्ड टेस्ट है, या रैपिड एंटीबॉडीज बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो एंटीबॉडीज तो अगर आपके बॉडी में बनी है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है। तो एंटीबॉडी बनने में कितना टाइम लगता है, ये मुझे जो एग्जैक्टली किस कंपोनेंट वैक्सीन के साथ क्या उसकी ड्यूरेशन है, बट उस रिसर्च के साथ जो मैं पढ़ रहा था, एटलीस्ट 15 से 20 दिन उसमें था। तो इट डिपेंड्स कि कंपनी क्या उसका कंपोनेंट है, क्या उसकी ट्रिगरिंग कैपेसिटी है, कितना वो इंड्यूस कर रही है, होस्ट फिजियोलॉजी उसको कितना सपोर्ट कर रही है। जैसे अभी कह रहे इफिकेसी है ना, तो बहुत सारी चीजें होस्ट फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करती है कि बॉडी कैसा रेस्पॉन्स दे रही है ना? क्योंकि अभी यस। कोरोना हम देख रहे हैं बहुत सारे उससे इन्फेक्ट नहीं।
अभी बहुत अच्छा ये है कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव एंड कोविड में क्या डिफरेंस है। तो मतलब आप कोरोना पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कोविड नहीं हो सकता। तो कोरोना पॉजिटिव मतलब उसके अंदर स्ट्रेन गया, स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, उसने उसको सर्वाइव करने नहीं दिया, तो वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। लेकिन कोविड कोरोना वायरल डिजीज है, अगर उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो गए, उससे उसे परेशानी हुई, तो वो कोविड हुआ। तो ये जी जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए बहुत सारे वो हैं, कारक हैं जो इन सारी चीजों के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें मतलब हम कंक्लूसिवली यही नहीं कह सकते कि ये है ना। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया, मेरे ख्याल से कि आसान भाषा में ये कहें कि अलग-अलग वैक्सीन या को अलग-अलग समय लगता है या बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करने में, और कोरोना वायरस के केस में फाइजर की वैक्सीन जो है ये लगभग 1 महीने का रिकमेंडेड है कि आप वैक्सीन लेते हो, इसके बाद भी 1 महीने तक आप उसी तरह से खुद को प्रोटेक्ट करो जैसे कि बाकी टाइम पे भी करते थे, उसके बाद शायद एंटीबॉडी डेवलप हो जाएँगी। यस सर। तो सुनील, अब हम सुनील को आमंत्रित करते हैं, कुछ सवाल हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, तो सुनील आप उन सवालों को ले सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं हमारा डिस्कशन। नहीं नहीं पंकज जी, अभी कुछ थीम का पार्ट बचा हुआ है, लेट अस जी। फाइनलाइज। ओके, तो जो हमने बात करी थी उसमें जो कुछ बचा हुआ था वो ये है कि मेजर माइक्रोबायोलॉजी related laboratories and facilities worldwide which you would recommend for future researchers. सुनील, ये मैटर इंटरेस्ट है कि कौन किस में जाना चाह रहा है ना। कुछ लोगों, अभी इंडिया जैसे एग्रीकल्चरल कंट्रीज है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं या बहुत सारी कंपनीज फोकस कर रही हैं बायो पेस्टिसाइड डेवलप करने में, बायो कंट्रोल एजेंट डेवलप करने में, जो सूक्ष्म जीव पे आधारित हैं कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया न यूज करिए खेत में, आप कोई पेस्टिसाइड मत यूज करिए, उसकी जगह जो वायरस बेनिफिशियल, जो लाभदायक बैक्टीरियल या फंगल स्ट्रेन है, उनको स्प्रे करिए। उससे आपके खेत की उपज बढ़ेगी, आपकी पैदावार बढ़ेगी, आप केमिकल फ्री भी होंगे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ भी मूव करेंगे। तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे आप एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे या कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान, IARI जो है, उस पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली, पंतनगर, इन सब पे बहुत सारा काम वो लोग कर रहे हैं। और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसे आप कहते हैं पैथोजेंस होस्ट पैथोजेंस इंटरैक्शन, या ये कैसे इंडिया में क्या क्या इमर्जिंग डिजीजेज हैं, क्या उस पे काम किया जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है कि वो कैसे पैथोजेंस कैसे इन्फेक्ट करता है, उसकी इन्फेक्टिविटी क्या है, वो कैसे उस पे एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक कंट्रोल करेगा, क्या उसके वैक्सीनेशन के। अब दूसरा पार्ट आ गया, अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो तो यू कैन आप इम्यूनोलॉजी में जा सकते हो। इम्यूनोलॉजी उसका एक पार्ट है जो प्रतिरक्षा सूक्ष्म जीव विज्ञान है, आप टोटली उसमें रिसर्च कर सकते हो। इन्वायरमेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो वातावरण के बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया के लिए। भी इंडिया में स्वच्छ पानी ही नहीं मिल पा रहा है, हर जगह कचरा फैला हुआ है। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसे आप कहते हैं कि ठोस कचरा निस्तारण, अभी आप अगर डाटा पढ़ोगे तो इंडिया का जो 40% से ज्यादा सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है वैसे फेंक दिया जाता है, तो सड़ता है खुले में जाके, और उसका कोई उपाय नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है इंडिया के लिए। आप जितने भी लैंडफिल साइट देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, पुणे में देखेंगे, बम्बई में देखेंगे, ऐसे कचरा पड़ा हुआ है उस पे, और कचरे के नजदीक जो झुग्गियां हैं वो कैसे रह रही हैं, उनसे जो गैस बन रही हैं, उनसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। तो बहुत बड़ी एरिया है इंडिया के लिए माइक्रोबायोलॉजी में काम करने की। मैं भी उसमें कुछ कर रहा हूँ। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेमस कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे, तो जो ये मेथेनोजेनिक आर्किया, जिसके मैं सब कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो वो आर्किया एक ऐसा मतलब बैक्टीरिया का ही भाई है, उसी से लगा हुआ है। तो जितनी भी आज तक दुनिया में और कोई सूक्ष्म जीव नहीं या कोई भी जीव नहीं है जो मेथेन बनाता है, मेथेन केवल बनाता है, मेथेनो आर्किया बनाता है। तो कितना मेथेन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में,
उसकी ग्रीन हाउस कैपेसिटी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या जो तापमान बढ़ रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था 2021 लाइक अगले आने वाले 50 साल में अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ा तो कितना घातक होगा, है ना। तो कितना आपकी मेथेन रिलीज हो रही है, कितना वो इन्वायरमेंट को अलग कर रही है, या कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस सब पे भी बहुत अच्छी मतलब चीजें अभी लोग फोकस कर रहे हैं। और या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आप कैसे कर रहे हो, गाँव के लिए अपने यहाँ जो बायोगैस प्लांट हैं उनको जो बन रही मेथेन है उसको कैप्चर करके कचरे से कैसे बायोगैस बनाई जाए, जहां आप अपनी ऊर्जा की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया का। जर्मनी में मोर देन 30% जो उनका एनर्जी आता है वो सारा बायोगैस से या इस तरह से आता है, सॉलिड वेस्ट से आता है। स्वीडन का बहुत बड़ा पार्ट इससे आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आता है। तो बहुत सारे काम, बहुत सारे मतलब ऐसे काम हैं जो उसके लिए इंडियन माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। ओके। तो इसी लाइन में जो चूंकि आपने मेंशन सबका किया, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पास आए हुए थे सेशन के पहले। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें लेना चाहूँगा, डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या ये एनर्जी के रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं माइक्रोब्स? यस सर, यस सर, ये मैंने बताया। अभी जो फ्यूल सेल हैं, आप फ्यूल सेल का कंसेप्ट अभी इमर्ज कर रहा है इंजीनियरिंग में, या अभी जो मैंने बायो मेथेन कहा, मेथेनोजेनिक आर्किया जिसे मेथेनो आर्किया कहते हैं, मेनली वो कचरे को सड़ा के मेथेन बनाता है। या गोबर गैस जो है, गोबर गैस से सूक्ष्म जीव पे ही सारा आधारित है। जो उसकी फर्मेंटेशन राइट वर्ड यहाँ नहीं होगा, उसे जो डिग्रेड करके बायोगैस बनाता है वो मेथेनो आर्किया बनाता है। या जितना भी आप फेंक देते हो कचरा या एग्रीकल्चरल वेस्ट, सबको इकट्ठा करके गैस, तो एनर्जी प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो जाएगी। एनर्जी का जो बेस्ट, और जो अभी ग्रीन एनर्जी पे बहुत सारा इंडिया फोकस कर रहा है, तो ग्रीन एनर्जी मान लीजिए आपकी एलजी है, जो शैवाल है या कवक है, उसमें बहुत सारी लिपिड होती है। तो बायोडीजल, बायो पेट्रोल, बायो इथेनॉल, या आप ये कह लो स्टार्ची क्रॉप जो है, जैसे आपकी जोन्हरी मक्का है उसका क्रॉप है, या इसका जो आप बहुत सारा सेक्टर तैयार कर रहे हो एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सबको बैक्टीरियल फर्मेंटेशन या सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वित करके न, इनसे आप बायोडीजल बना सकते हो, बायो पेट्रोल बना सकते हो, बायोगैस बना सकते हो, या एल्गी को इकट्ठा करके उनकी लिपिड को कन्वर्ट करके आप पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए नहीं, पूरा विश्व काम कर रहा है, इसमें हम थोड़ा पीछे हैं। तो एनर्जी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और फ्यूचर की डिमांड भी है कि हम उसको कैसे मतलब इम्प्रूव करें। ओके, सो अभी हम अपने सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक टॉपिक बचता है जिसके बारे में हमने कम से कम बात करी है, वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी वो पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया की जितनी भी साइंस है, हायर साइंस में जो जान रहा हूँ, अगर आप एमएससी हो तो एमएससी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं मुझे लगता है वो रिसर्च में बहुत कम है। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, बहुत सारे अच्छे उसमें करना है, यू आर रियली इंक्लाइंड, आपका मन ही है कि रिसर्च में बिल्कुल डेडिकेट होने का, तो आपको पीएचडी तो करनी पड़ेगी। अगर आप एमएससी करके माइक्रोबायोलॉजी में जॉब लेना चाह रहे हो तो आप फार्मा कंपनीज हैं या टेस्टिंग लैब हैं या क्वालिटी कंट्रोल लैब हैं, जहां बहुत सारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब है, जहां आप उनको कर सकते हो। या इधर जब आप हायर एजुकेशन में आए तो एकेडमिया में आप जा रहे हो, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आप एज ए लाइक R&D में जा सकते हो, साइंस में आ सकते हो, ये सारी अपॉर्चुनिटीज। ओके, थैंक यू। आई थिंक अभी मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ 2-3 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चूंकि 2-3 हैं तो हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से। तो मैं चाहूँगा काजल, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और उसके बाद आप डायरेक्टली बात कर सकते हो किसी टॉपिक पे रिलेटेड, अगर आपको लगता है आप बात कर। हाँ बोलिए ऋचा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्लास्टिक है, हाँ। क्या माइक्रोब्स इसको मतलब ऑर्गेनिक कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की जो बात आप कह रहे हो ना,
प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया, प्लास्टिक डिग्रेडिंग फंजाई, प्लास्टिक डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ पे काम लोग कर रहे हैं। शुरू भी हुआ था। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास मतलब एंजाइम है, या बीकर एंजाइम मतलब उसे तोड़ने की, जैसे कोई केमिकल एंजाइम क्या है, केमिकल है ना। जो आप किस क्लास में हो? 11th। एंजाइम का नाम सुना आपने? यस सर। जिसे हिंदी में बीकर कहते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ना कुछ वो सेक्रीशन करता है, बाहर अपना निकालता है, तो वो उसको सॉल्युबलाइज करेगा। प्लास्टिक इतना टफ है सॉल्युबलाइज करना, लेकिन कुछ पेपर हैं, कुछ रिपोर्ट हैं कि कवक हैं, कुछ जीवाणु हैं जिनके अंदर वो सिस्टम है। बट अभी वो फुल फ्लेज्ड कि वो बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे आके मतलब उस बड़े स्ट्रीम पे कि आप पॉलीथीन, मैंने भी काम शुरू किया था, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत टाइम लगता है उसमें, और बहुत मतलब ये जीनोबायोटिक मतलब इसके लिए, क्योंकि ये नेचुरल तो है नहीं, तो उसके लिए अगर बैक्टीरिया एडॉप्ट भी होगा, एडॉप्ट होते 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 उसको कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है लोग काम कर रहे हैं, बट अभी जो बिल्कुल ये कह दो कि वो प्रोडक्ट में मतलब वो कन्वर्ट ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके इतना सर। लार्ज स्केल पे जो है कि आपको रिजल्ट दिखने लगे आंख से कि आपने प्लास्टिक काट के डाली, बैक्टीरिया डाल दिया और घुल गया बिल्कुल, ऐसा ऐसा अभी मतलब इतना इफिशिएंट कुछ नहीं है, बट कुछ लोग मतलब उस पे कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। होप कि कुछ सालों में इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाए ये चीज, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर है अभी फिलहाल के दिनों में। अब मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ वो यूज हो रहे हैं। जितना भी मतलब आप देख लो, आपका वाटर वो साफ करते हैं, आपकी बायोगैस वो बनाते हैं, आपका क्लाइमेट वो कंट्रोल करते हैं, आपका एग्रीकल्चर वो कंट्रोल करते हैं, आपका डिजीज। अभी आप हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि केवल 15% ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैथोजेनिक हैं, 85% ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल हैं। जब मैं पेपर लिखता हूं तो उसमें लिखता हूं कि दे आर लाइक प्रोवाइडर ऑफ द मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ द नेचर। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो दुनिया की सारी, एक मैंने कविता भी लिखी, शायद यहाँ मेरे पास नहीं है, हे सूक्ष्म जीव तुमको प्रणाम, अति कठिन रूप में तुम करते दुनिया के सारे कठिन काम, है ना। तो ऐसा वो करते हैं, मतलब आप अमेजिंग, मतलब कि मतलब जो आप यूरेनियम को खा रहा है, मतलब वो बैक्टीरिया, मेरा पेपर पब्लिश हुआ यूरेनियम डिग्रेडिंग बैक्टीरिया पे, तो बेंजीन, यूरेनियम, आयरन, मतलब वो जिसको कोई नहीं है, यूरेनियम का जहाँ रेडिएशन इतना जबरदस्त है वहां वो सरवाइव कर रहा है ना, आपके सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अमेजिंग लगेगा। ये तो मतलब होल बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है ना, वो केवल सूक्ष्म जीव मतलब उसका 80% कंट्रोल कर रहा है। जो आपके वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो विटामिन हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो बायोपेस्टिसाइड हैं, और जो सारी चीजें पैदा हो रही हैं इसी से हो रही हैं। इवन आपका इंसुलिन जो बन रहा है, पहले शुगर के उससे कोशिकाओं से निकाला जाता था तो उससे बहुत कम होता था, तो अब उसका जीन इस्चेरिचिया कोलाई में क्लोन कर दिया गया है, तो अब काफी हाई लेवल पे उसका बड़े बड़े फर्मेंटर्स में 1000 लीटर या 1,00,000 लीटर के कैपेसिटी में वो बैक्टीरिया में बनाया जा रहा है। इतना सस्ता हुआ, नहीं तो बहुत मुश्किल था, कितने शुगर मारते, कितने उससे मतलब आप इंसुलिन निकालते हैं ना। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होता, मतलब उसकी या जितनी भी प्रोटीन्स हैं जो बनाई जा रही हैं, जो एंटीबायोटिक्स है जो बनाई जा रही हैं, सारी यही देता है, और कहीं से आता नहीं है। जितना भी एंटीबायोटिक्स है दुनिया का सारा सूक्ष्म जीव ही देते हैं आपको। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, जितना भी आज तक एंटीबायोटिक्स हैं, सारे आपके सूक्ष्म। है ये जान के कि हमारे लाइफ की, मतलब एक ह्यूमन लाइफ की डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है माइक्रोब्स के ऊपर। आई मीन माइक्रोब्स ह्यूमन लाइफ को संचालित कर रहे हैं, या मुझे बहुत। कंट्रोल कर रहे हैं। मैं रोज मतलब उससे खुश होता हूँ। आपके बॉडी में 10 टू पावर 14 सेल हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया हैं। जितना ह्यूमन सेल नहीं है आपके शरीर में, उससे ज्यादा बैक्टीरियल सेल आपके शरीर में हर समय मौजूद है। बैक्टीरिया केवल कहना एक अलग है, मतलब माइक्रोबियल सेल आप कह लीजिए, है ना, बट बैक्टीरिया उसमें प्रोमिनेंट पार्ट मतलब प्ले करता है, प्रोमिनेंट रोल। आपका पूरा स्किन कभी कभी ऐसे नहीं देखते, जब स्किन पे आप अपनी अंगुली भीगी हुई है तो एक लेयर सी जैसे लिपिड लेयर निकलती, वो क्या है? बैक्टीरियल बायोमास है, डेड बैक्टीरियल बायोमास मुझे लगता है ना, जो आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, जो लिपिड सेक्रीट कर रहा है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपकी स्किन पे सेक्रीट कर रहा है, वो सारा आपका माइक्रोब्स कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
उमेश सर पहली बात सर आपका टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को जानने को मिला। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये कोविड-19 पैंडेमिक में हम लोग वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सर वैक्सीन के ऊपर क्योंकि मेडिसिन जैसे कैप्सूल या टैबलेट्स इसका नहीं बनाया जा सकता? भैया एंटीवायरल जो ड्रग्स है ना बहुत डिफिकल्ट है ना, उनका अभी देख रहे हो को एड्स कितने साल से है, वो भी वायरस है ना, उसकी कोई अभी तक दवाई नहीं है ना, है ना। तो एंटीवायरल एजेंट जो है उन पे काम करना बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है, और वैक्सीन मुझे लगता है वैक्सीन ही रियल उसका सॉल्यूशन है ना। थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन था कि रितिका दुबे की तरफ से कि हाउ टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम, हाउ टू स्ट्रेंथन आवर अपने इम्यून सिस्टम को, उसके लिए बहुत सारे है ना। मुझे जो लगता है पर्सनली स्ट्रेंथ कैसे आप कर सकते हो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका साइंटिफिक, जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो, खाना अच्छा ले रहे हो, सोच अच्छी है ना, आप कितने खुश हो, है ना, बहुत सारी चीजें जो आपको मतलब डिप्रेस या यूफोरिक करती हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है, मतलब जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपका सेल, आपकी इम्यून सिस्टम सेल ही है, अलग अलग तरह के उसमें बॉडी की सेल इन्वॉल्व होती है, जैसे टी सेल, बी सेल, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो आपका कितना अच्छा वो है, मतलब किस तरह की डाइट है, कैसे आप सोच रहे हैं, कितना क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मुझे लगता है ये सारे फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर उसके साथ काम करते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के, है ना। अभी जैसे एंटीऑक्सीडेंट आप ज्यादा, आप लोग कहते हैं कि जापानीज जो हैं, या उनको आप देखिए उनकी एज में बहुत आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो बहुत सारे लोग उस पे कहते हैं कि वो सी फूड खाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो उनकी क्लीनिंग जो है बॉडी या ये सारी चीजें हैं ना, वो होती हैं। या अभी देख रहे हो बाबा रामदेव का जो कोरोनिल्स है, बहुत सारे हुए हैं, आयुर्वेदा में बहुत सारे इम्यून बूस्टर पड़े हुए हैं, है ना। तो कौन सा फूड, कौन सी कंडीशन, क्या चीजें आपको मतलब बूस्ट कर रही हैं, क्या आपको मजबूत कर रही हैं। आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मेरा है, आई डोंट नो कि साइंटिफिकली वो कितना प्रूवन है, आप जब खुश रहोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बिल्कुल यूफोरिक होता है, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो, और जैसे कुछ बहुत डीप या नेगेटिव सोचने लगते हो तो ब्लड थिकनिंग होने लगती है ना, उस समय आपकी जो कंडीशन होती है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या आप खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे सोच रहे हो, है ना। कुल मिलाकर बात वही आती है कि आप अच्छा खाओ और खुश रहो। या इन्वायरमेंट आपका कितना पोल्यूटेड है, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, है ना। तो इसी कहाँ संदेश के साथ हम लोग जो है एंड करेंगे कि ये सेशन काफी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी जानकारियां आपके माध्यम से हमें मिली और बच्चों को भी मिली, और शायद आगे दर्शकों को भी मिलेंगी जो कोई भी इन वीडियोस को देखेगा ऑनलाइन। और हमें चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग भी शेयर करो, और इसे जो है इस पर और लोगों को कमेंट और लाइक करवाओ। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंकज, इट्स नाइस। ओके, बाय देन। ओके बाय। ओके बाय।